हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी 100.1 पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीस इंडिया एक्ट की। ठीक है। आधुनिक भारत में पीस इंडिया एक्ट कब आया था, इसके समय में प्रधानमंत्री कौन थे, इसके कार्य क्या थे, इसकी कमियां क्या क्या थी और पीस इंडिया एक्ट की विशेषताएं क्या थी। ठीक है। और ये क्यों आया था और रेगुलेटिंग एक्ट की क्या कमियां थी जिस वजह से ये आया था। ठीक है। उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीस इंडिया एक्ट। तो पीस इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 ईस्वी में यह आया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट्स प्रधानमंत्री थे। ठीक है। तो पीस इंडिया एक्ट 1784, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। किसके नाम से भी जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को सुधारने के लिए ही भेजा गया था। तो ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। क्या था ये? एक ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम था। आगे बढ़ते हैं। तो पीस इंडिया एक्ट, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। क्या था इसका उद्देश्य? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। और पीस इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। तो लगभग 10 साल के बाद यह एक्ट आया था। ठीक है। तो इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया था। ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हो पहली बार किसके अंडर में लाया गया था? ब्रिटिश सरकार के अंडर में लाया गया था। पीस इंडिया एक्ट का नाम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया है। ठीक है। तो इन्हें क्या कहा गया? दी यंगर। क्या कहा गया था? दी यंगर कहा गया था। अब बात कर लेते हैं पीस इंडिया एक्ट के कार्य के बारे में। किन के बारे में? पीस इंडिया एक्ट के कार्य के बारे में। तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट को किन भागों में विभाजित कर दिया था? दो भागों में विभाजित कर दिया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। इन दो भागों में विभाजित कर दिया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट किन किन भागों पर कार्य करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। ये एक साथ मिलकर कार्य करते थे। लेकिन पीस इंडिया एक्ट में इन दोनों को अलग अलग भागों में बांट दिया, इन्हें दो भागों में अलग कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे। ठीक है। तो इसमें क्या कार्य किया जाता था? व्यापारिक मामलों को लेकर जो भी कार्य होते थे व्यापार से संबंधित, उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का हाथ हुआ करता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या था कि 6 सदस्य इसमें थे। और इसमें किस कार्य को लिया जाता था? राजनीतिक और आर्थिक मामलों को इसमें लिया जाता। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामले थे वह किसके अंतर्गत आते थे? वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत आते थे। और व्यापारिक मामले किसके अंतर्गत आते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत आते थे। तो ये थे पीस इंडिया एक्ट के कार्य। अब इनका मतलब क्या था? अब सीधा सीधा मतलब हो गया था, जब इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था तो क्या हुआ था कि इनके कार्यों में भी आसानी हो गई थी, इन्हें निर्णय लेने में भी आसानी हो रही थी, इसलिए इन्हें अलग अलग कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं पीस इंडिया एक्ट की विशेषताएं क्या थी इस एक्ट को लाने के बाद। तो भारत में ब्रिटिश संपत्ति शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। किस एक्ट के दौरान किया गया था? पीस इंडिया एक्ट के दौरान भारत में ब्रिटिश संपत्ति का यानी इसका उपयोग किया गया था। अब ब्रिटिश संपत्ति क्यों कहा गया? क्योंकि इसने अपनी कई कंपनियां इसमें खोल रखी थी। तो ब्रिटिश सरकार क्या कहती थी? भारत को अपनी संपत्ति कहती थी। तो कंपनी के मामलों और प्रशासनों को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में लिया गया। अब क्या था? कंपनी के मामले और जो भी प्रशासन थे कंपनी के, उन्हें डायरेक्ट किसके अंडर में ले लिया गया था? ब्रिटिश सरकार के अंडर में ले लिया गया था, जिससे ब्रिटिश सरकार को कार्य करने और आदेश देने में कोई भी मुश्किलात नहीं होती थी। और गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। कितने से घटाकर कर दिया? 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था, जिससे किसी भी निर्णय पर बहुमत प्राप्त करना आसान हो गया था। ठीक है। तो इसको कैसे कर दिया गया था? 3 में बंगाल का गवर्नर जनरल और मुंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर। ठीक है। तो इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल अलग था, इसके कानून अलग थे, यानी इसकी शक्तियां ज्यादा थी इन दोनों के मुकाबले
मद्रास के गवर्नर के और मुंबई के गवर्नर के, क्योंकि इन ये दोनों तो गवर्नर थे, लेकिन जो बंगाल था वो क्या हो गया था, भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। तो कब हुआ था, पीस इन वो रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद हुआ था। तो ये थी इसकी विशेषताएं। अब बात कर लेते हैं इसकी कमियों के बारे में। तो पीस इंडिया एक्ट की कमियां क्या कहती हैं, तो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल के बीच नियंत्रण की सीमाओं में कोई स्पष्टता नहीं थी। यानी नियंत्रण बोर्ड और निदेशक यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और क्या था, डायरेक्टर, इनके बीच में क्या था कि कोई भी समन्वय नहीं बनता था। क्या नहीं बनता था, यानी यदि ये नियंत्रण बोर्ड कोई भी फैसले लेता था तो निदेशक मंडल नहीं मानता था, और निदेशक मंडल फैसले लेता था तो कौन नहीं मानता था, नियंत्रण बोर्ड नहीं मानता। तो यानी इन दोनों में आपस में स्पष्टता नहीं हो पाती थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, और गवर्नर जनरल की शक्तियां व्यापारिक व्यक्ति पर थी और वस्तुनिष्ठ नहीं थी। यानी इन्हें कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए गए थे, क्योंकि जो भी गवर्नर जनरल के फैसले थे वह कौन लेता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। लेकिन पीस इंडिया एक्ट आने के बाद इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था, तो इनके फैसले डायरेक्ट किसके पास चले गए थे, ब्रिटिश सरकार के पास चले गए थे। तो नियंत्रण बोर्ड में क्या होने लगा था, पक्षपात का आरोप लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इस पर पक्षपात का आरोप लगाया गया था। तो इसमें क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते थे। तो ये थी पीस इंडिया एक्ट की कमियां। तो वीडियो में बस इतना ही। यह आज का हमारा पीस इंडिया एक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम चार्टर एक्ट के बारे में। तो वीडियो को बस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।